हेलो एवरीवन, अभी मैं लाइव आ चुका हूँ मिस्टर फिजिक्स हैकर के चैनल पे। ठीक है बाबू, तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा क्लास 11th का, वो होगा मोशन अंडर ग्रेविटी और हमारा ये लेक्चर नंबर 11th होगा। ठीक है बाबू, पिछले लेक्चर में अगर बात करें हम लोग तो हम लोग पढ़े थे इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में, जिसमें पहला इक्वेशन था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने पहला इक्वेशन जो पढ़ा था वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है बाबू, फिर दूसरा हमने पढ़ा था s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड जो था हमारा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s, और चौथा जो था वो था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, और वो था हमारा u प्लस a बाई टू n माइनस 1। ये हमारे पास बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन थी। ठीक है बाबू, अगर हम इसमें बात करें तो हमारा इसमें जो v है वो क्या है बाबू? फाइनल वेलोसिटी। क्या है? फाइनल वेलोसिटी। और हमारे u की बात करें तो हमारा u जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी। क्या है बाबू? इनिशियल वेलोसिटी। और हमारा a जो था वो था एक्सेलरेशन। क्या था? एक्सेलरेशन। और हमारा t जो है वो है क्या? टाइम। अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो हमने s को बताया था, ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या था बाबू? डिस्प्लेसमेंट। v जो हमारा था वो तो फाइनल वेलोसिटी, u जो है हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, a जो है एक्सेलरेशन है, और s जो है डिस्प्लेसमेंट है। अगर इसमें हम लोग बात करें तीनों इक्वेशन में, क्या नोट यहाँ करने वाली पॉइंट क्या है? अगर इसमें नोट करने वाली बात देखें तो मैं नोट करने वाली बात ये है कि इसमें हमारा एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो है हमारा ऑलवेज कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है बाबू, हमारा एक्सेलरेशन कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम तभी यूज करेंगे जब हमारा एक्सेलरेशन कैसा हो? कांस्टेंट हो। अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें, ये हमारा पहला है, दूसरा देखें क्या? अगर इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को देखें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट ऑन टाइम। हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि ये दोनों हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन है ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है बाबू, तो ये हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट था। तीसरा देखें, अगर कहीं आपको क्वेश्चन में दिखे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हो उस समय यू की वैल्यू कैसा होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और क्वेश्चन में हमें कि ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, यानी अभी ऑब्जेक्ट कोई रेस्ट में है, और जब रेस्ट से अपने मोशन को करती है उस समय यू की वैल्यू कितना होता है? 0। अगर चौथे एक नोट की बात करें, अगर कम टू रेस्ट दे दे, कम टू रेस्ट आ जाए, उसमें भी की वैल्यू कितना होगी बाबू? 0 होगी। यानी हमारे पास अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें तो हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तीसरा देखें, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है उस समय यू की वैल्यू कैसी है? 0 है। अगर कम टू रेस्ट है तो उसमें भी की वैल्यू कितनी है बाबू? 0 है। ये हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था। ठीक है बाबू, तो इसको जरा आप नोट करिए, उसको हम इरेज करते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बाबू, अब हम इसको इरेज करते हैं। ठीक है, थोड़ा डॉग हमारे यहाँ पास ही में है, डॉग जरा वो बार्क करता है, तो ज़रा उसको आप लोग एडजस्ट करिए। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग केवल हमारी आवाज़ों को सुनिए।
अब हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है बाबू, मोशन अंडर ग्रेविटी। अब हम लोग देखेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मान लेते हैं बाबू हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। ठीक है बाबू, कहाँ जाती है? ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। तो आगे यह क्वेश्चन एराइज होता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जा सकती, क्यों ये ऑब्जेक्ट नीचे ही आती है? ठीक है बाबू, तो हमारे पास एक टर्म आता है ग्रेविटी की। ग्रेविटी क्या होता है? ग्रेविटी के अंडर में जो मोशन होता है उसको हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है बाबू, तो जरा ध्यान से देखिए ग्रेविटी क्या होता है। ग्रेविटी कहता है कि यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। यानी हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या है बाबू? मोशन अंडर ग्रेविटी। यदि अगर ग्रेविटी को लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं? ग्रेविटी को, ग्रेविटी every object of universe attracts towards earth is called gravity. ग्रेविटी कहता है कि ब्रह्मांड की हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ यानी कि अर्थ के साथ अट्रैक्ट होती हैं, उसको कहते हैं हम लोग ग्रेविटी। जैसे हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के अलोंग जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो उस समय हमारा ग्रेविटी, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? ग्रेविटी। ठीक है बाबू, तो ये हमारा टर्म क्या कहलाएगा? ग्रेविटी। तो ऑब्जेक्ट जो है, अब हमें बात करते हैं क्या, अगर हम कल की बात करें ग्रेविटी के टर्म में तो क्या कहता है? हमने कल पढ़ा था स्केलर फॉर्म और एक होता है हमारा वेक्टर फॉर्म। ठीक है बाबू, अगर स्केलर फॉर्म की बात करें तो पहला जो था इक्वेशन वो था v = u + at और दूसरा है s = ut + ½ at² और तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है v² = u² + 2as। उसी टर्म को हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर v = वेक्टर u + वेक्टर a × t और सेकेंड इक्वेशन है s = ut + ½ at² और थर्ड इक्वेशन हमारा क्या है? v² = u² + 2as। ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ मोशन। ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन स्केलर फॉर्म में है और ये जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है ये वेक्टर फॉर्म में है। तो इसी वेक्टर फॉर्म का हम लोग यूज करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ने के लिए। ठीक है बाबू, तो जरा इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद हम बताते हैं। ठीक है बाबू, इसको नोट करिए। भाई कितना ज़्यादा भूख रहा है आज। ठीक है, तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है। ठीक है बाबू, मोशन अंडर ग्रेविटी कहता है कि किसी अगर हम पार्टिकल को अगर ऊपर की तरफ फेंकते हैं या इस पार्टिकल को हम नीचे की तरफ फेंकते हैं तो हमारा पार्टिकल जो है कांस्टेंट रेट से मूव करता है। इसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट रेट से अगर एक्सेलरेट करता है तो इसको हम लोग कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बाबू लिखेगा हम लोग? इफ वी project a particle upward or downward direction
अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, then particle accelerate with constant rate. Is called acceleration due to gravity. कहने का टर्म क्या है बाबू कि जब किसी पार्टिकल को हम लोग ऊपर फेंके या नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो पार्टिकल कांस्टेंट रेट से मूव करता है, यानी इसका एक्सेलरेशन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट का मतलब क्या है कि उसकी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या कहता है कि चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली क्या बात है कि जब किसी पार्टिकल को हम लोग ऊपर की तरफ फेंकते हैं या नीचे की तरफ फेंकते हैं तो पार्टिकल किसके तरफ अट्रैक्ट होता है, अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन जो हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। यानी पार्टिकल को कौन खींच रहा है अपनी तरफ, ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी को छोड़कर वहाँ और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसलिए वहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। तो अगर यहाँ पे लिखें क्या लिख सकते हैं बाबू, हेयर पार्टिकल एक्सपीरियंस only one force, here particle experience only one force, that is acceleration due to gravity. No any other force acts on an object. यहाँ जो हमारा पार्टिकल है वो केवल और केवल एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो फोर्स है ग्रेविटी, यहाँ और कोई फोर्स एक्ट नहीं करता है। ठीक है बाबू, तो ये हमारा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जरा इसको नोट करिए आप लोग। इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, hence the direction of acceleration due to gravity always towards earth. ठीक है बाबू, यानी कि अगर बात करें तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी जो डायरेक्शन है वो किसके तरफ होता है, अर्थ के तरफ होता है। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, इसको नोट करिए आप लोग, इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करिए और आप लोग एक नोट्स बनाइए। ठीक है बाबू, तो इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। आगे का टर्म क्या है, आज तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है हमारे वीडियो में, जरा इसको एडजस्ट करिए बाबू आज किसी तरह से। अगर हम बात करें और क्या, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये अर्थ है, क्या है बाबू, अर्थ है, और इस अर्थ के हम लोग किसी एच हाइट पे हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा है। किसको रखा है बाबू, ऑब्जेक्ट को रखा। ये हमारे पास अर्थ है और अर्थ के किसी ऊपर में हम लोग कुछ एच हाइट पे हमने किसी ऑब्जेक्ट रखा और मान लेते हैं ये हमारा क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है बाबू। ठीक है, तो जरा इसको आप लोग देखिए हमारा क्या कहता है, कितना शोर हो रहा है आज। तो ये हमारे पास है अर्थ और अर्थ का रेडियस कितना है, RE है, और एच हाइट पे हमने किसी ऑब्जेक्ट को रखा। हम लोग पढ़े थे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। किसके बारे में बाबू, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में।
हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या था, Gm1m2 अपान में r²। ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने ये फार्मूला पढ़ा था Gm1m2 अपान में r²। ये हमारा रेडियस ऑफ अर्थ है, और रेडियस ऑफ अर्थ यानी अर्थ का मास me मान लेते हैं और ऑब्जेक्ट का मास कितना ले लेते हैं, m। और इन दोनों के बीच हम लोग क्या निकालेंगे बाबू, इस ऑब्जेक्ट के बीच और इस ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के सेंटर की तरफ एक्ट होगा, सेंटर की तरफ क्या होगा, जैसे हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट सेंटर अर्थ के सेंटर की तरफ फॉल होगी, गिरेगी यानी अर्थ के सेंटर की तरफ। तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है ग्रेविटी इस पे क्या करेगी, फोर्स लगाएगी। तो वो जो लगने वाला फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी है ये, तो यानी ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या ले सकते हैं, G मास ऑफ अर्थ अपान मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपान, और ये R कितना का काम करेगा, RE प्लस H, यानी कि RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, हम ऑब्जेक्ट और अर्थ के मास के जो बीच का जो फोर्स है उसको हम लोग निकाल रहे हैं। तो ये RE हो गया यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये प्लस H यानी RE प्लस H का होल स्क्वायर। ठीक है बाबू, हम पढ़े थे क्या कि फोर्स इजकल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो क्या एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं फोर्स अपान मास। हम लोग जानते हैं फोर्स इजकल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन को फोर्स अपान मास लिख सकते हैं। ओके, तो Fg इजकल टू Gme(m0) अपान RE प्लस H का होल स्क्वायर। ये हमारी फोर्स की वैल्यू है यहाँ, और नीचे में हम लोग कर देंगे कितना बाबू, m। ये हमारा m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास और ये हमारा मास दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास Fg क्या बचा, सॉरी हमारा एक्सेलरेशन निकाल रहे थे हम लोग। तो ये हमारा एक्सेलरेशन है, और ये एक्सेलरेशन को और क्या ले सकते हैं, Gme अपान में m। अगर ध्यान से देखें हमारा एक्सेलरेशन Gme अपान m, यानी कि एक्सेलरेशन जो है ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा, वो एक्सेलरेशन यानी कि मास जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है बाबू, ये हमारा r हो जाएगा RE प्लस H का होल स्क्वायर। यानी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ से नोट क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बाबू, तो इसको जरा आप लोग नोट करिए। हमने क्या बताया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, हमने ग्रेविटी के टर्म क्या बताया कि ब्रह्मांड की हर एक ऑब्जेक्ट यानी यूनिवर्स की हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड होता है, और उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। और जिस फोर्स से अर्थ उसको अट्रैक्ट करती है उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर हमने क्या देखा कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस मान लेते हैं RE है, और H अर्थ के सरफेस से हमने H हाइट पे किसी ऑब्जेक्ट को रखा, तो उसको क्या हो गया, इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स था, ये अर्थ है तो इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचेगी, यानी कि RE प्लस H इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा। तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रखा है कि Gm1m2 अपन r² होता है। ठीक है बाबू, r²। तो हमने क्या कहा कि m2 जो है हमारा मास ऑब्जेक्ट का है, और m से m हमारे कैंसिल हो गया, और Gme अपन RE प्लस H का होल स्क्वायर। यानी जो ऑब्जेक्ट का मास है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और इसी टर्म को हम लोग कहते हैं A इजिकल टू क्या बाबू, G। ये पूरी टर्म जो हमारा G है, G इजिकल टू Gme अपान में
आर स्क्वायर, यानी आर ई प्लस एच को हम लोग क्या ले लिए हैं, आर ई प्लस एच को हमने क्या ले रखा है, आर। तो ये हमारा हुआ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ग्रेविटी के अंदर हम लोग नहीं पढ़ रहे थे, एक्सेलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन को ए से डिनोट कर रहे थे, जब हम लोग ग्रेविटी का स्टडी करेंगे तो एक्सेलरेशन को किसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, जी एम ई अपन के आर स्क्वायर। ठीक है बाबू। अगर यहाँ से एक और कंसेप्ट समझें, हमारा ग्रेविटी क्या ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा ये जो ग्रेविटी टर्म है ये ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या रख देते हैं, निगेटिव साइन लगा देते हैं। क्या बाबू, निगेटिव साइन। ये निगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ये ग्रेविटी जो है वो अर्थ के ऑलवेज किधर लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए हमने एक्सेलरेशन को कैसा लिया, निगेटिव लिया। अगर यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपवर्ड डायरेक्शन में लगता तो हम लोग इसको पॉजिटिव लेते, लेकिन यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हम यहाँ पे निगेटिव ले रहे हैं। ठीक है बाबू, तो इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है, इसको नोट करिए बाबू। ठीक है, हम इसको इरेज करते हैं ऊपर से। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो थोड़ा देख लेते हैं उसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने अभी देखा कि वो ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था। यानी क्या, अगर यहां से पॉइंट लिखे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंडिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये निम्न जो हमारे फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर डिपेंड नहीं करती हैं। तो कौन कौन से फैक्टर जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड नहीं करती, पहला मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा जो ए इक्वल टू जी है, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो जो है हमारे ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा, नहीं करता है, कभी नहीं करता है। दूसरे की बात करें हम लोग तो शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का शेप कैसा भी हो, अगर उसके मास पे डिपेंड नहीं कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट का शेप भी कैसा भी हो लेकिन उसके शेप पे भी डिपेंड नहीं करती। शेप पे डिपेंड नहीं करती, मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी उसके वॉल्यूम पर भी डिपेंड नहीं करती है। तो जब वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करती है तो तीसरा कंसेप्ट क्या लिख सकते हैं कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है हमारा पहला फैक्टर ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करती है, दूसरा फैक्टर उसके ऑब्जेक्ट के शेप पे डिपेंड नहीं करती है, और तीसरा जो है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है कि ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, उसके वॉल्यूम क्या है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केवल और केवल उन दोनों बीच के डिस्टेंस और अर्थ के मास पे डिपेंड करती है, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इंडिपेंडेंट फैक्टर है, इस पे ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है बाबू, तो जरा इसको नोट करिए। थोड़ा वीडियो हम देख लेते हैं, अभी हमारा वीडियो सही चल रहा है। ठीक है बाबू, तो इसको जरा आप लोग नोट करिए। हमने पहला क्या पढ़ा, पहले हमने देखा, एक बार रिव्यू कर देते हैं। हमने देखा ग्रेविटी, हमने कहा
कि ब्रह्मांड की यानी यूनिवर्स की हर एक ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और जो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती हैं उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बताया आपको कि जिस फोर्स से वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या पढ़ा कि जब दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों ऑब्जेक्ट का मास m है और एक का मास अर्थ का me है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस h यानी re है, तो re प्लस h दोनों के बीच का डिस्टेंस और उसका स्क्वायर और दोनों के मास का प्रोडक्ट कहलाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके बाद हमने क्या देखा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो जब मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ऑब्जेक्ट के शेप और साइज पे भी डिपेंड नहीं करेगा, उसके डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करेगा, और ऑब्जेक्ट के मास पे भी डिपेंड नहीं करेगा। और ये जो हमारा एक्सेलरेशन है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं g से, और इसकी जो वैल्यू होती है g की वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बाबू, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमारा होता है g की वैल्यू। और एक्सेलरेशन हमने आपको बताया था कि ये निगेटिव होता है -g, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस। अब अगर सर निगेटिव साइन क्या बता रहा है, निगेटिव साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है यानी ग्रेविटी जो है वो हमेशा अर्थ की तरफ लगेगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, इसलिए हम लोग इसको क्या लेते हैं निगेटिव लेते हैं। तो इसको आप लोग नोट करिए एक बार। ठीक है बाबू, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, हमने ग्रेविटी के अंदर में मोशन को देखा, किस तरह से ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है। ठीक है बाबू, तो ये हमारा था मोशन अंडर ग्रेविटी। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही। द बेस्ट ऑफ लक।